हेलो एस्पिरेंट्स। मेरा नाम रोशन प्रजापत है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने आज 10 फरवरी को अपना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन का इंटरव्यू दिया है और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ जो मेरे डेफ में मेंशन थी। मेरे डेफ के जो कीवर्ड्स हैं वो एनजीओ, हॉकी, मम्मी पापा का जो ऑक्यूपेशन है वो मैकेनिक और लेबर, तो वो मैंने मेंशन किया था। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन है वो आईआईटी धनबाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा जो हॉबीज़ हैं उसमें मैंने डाला था कि रनिंग, जिमिंग और टीचिंग। और जो प्लेसेस जहाँ से मैं लिंक करता हूँ वो कहीं ना कहीं भीलवाड़ा और राजस्थान, और जो ग्रेजुएशन का जो है वो धनबाद और झारखंड हो जाता है। ठीक है, तो मैं वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ, यहाँ से मेरे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरा जो बोर्ड था वो स्मिता नागराजन मैम का था। तो मैं बाहर बैठा था, मैंने सोचा कि हाँ चलो यार, अच्छे मूड से एंट्री ली जाए, चलो थोड़ा खुश होकर एंट्री ली जाए। तो मैं अंदर गया और अंदर जाने के बाद मैं चेयर जो हमारे चेयर वुमेन थे उनको विश किया मैंने, और फिर जो अदर जो मेंबर्स थे उन सबको विश किया। सबसे पहले आपको जो चेयर वुमेन है उनको विश करना है, और चेयरमैन या चेयर वुमेन जो भी हो उनको विश करना है, और फिर अदर मेंबर्स को। ठीक है, और फिर मैम ने बोला कि बैठिए, तो मैं बैठ गया। और फिर मैम ने बोला कि आप खुश लग रहे हो। मैंने मैम को बोला कि जी मैम मैं खुश हूँ। तो मैम ने बोला कि गुड गुड। और फिर मैम ने बोला कि हाँ, फिर मैम ने मतलब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। सबसे पहले तो मैम ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने बताया। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन, चूँकि जो एनजीओ हैं वो कहीं ना कहीं मेरे डेफ से रिलेटेड है, मैंने एनजीओ में एज ए टीचर वॉलेंटियर किया था, तो मैम ने एनजीओ के ऊपर सवाल किए जो कि मैं मान सकता हूँ कि हाँ डेफ से थे। मैम ने ये पूछा कि अच्छा आप कौन से एनजीओ में आप पढ़ाते हो। एनजीओ का नाम बताया मैंने। पूछा कि इनके हेड कौन है, और बोलते हैं कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, और रजिस्टर्ड है तो किस एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है। फिर उन्होंने ये पूछा कि ये जो एनजीओज़ हैं वो क्या करते हैं। मतलब कुछ कुछ एनजीओज़ हैं जो मनी इरेगुलरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, इनमें क्या है वो थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैम ने ये पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि इनको बैन कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर मेरा ओपिनियन जाना था। इसके बाद में मैम ने ये बोला कि अच्छा किस किस सेक्टर में एनजीओज़ का काम आता है, किस किस सेक्टर में काम करते हैं। तो मैंने बोला कि हेल्थ, एजुकेशन, इनमें इनका काफ़ी योगदान है। तो फिर मैम ने पूछा कि अच्छा एग्जांपल दो, तो एग्जांपल दी है। हाँ, और फिर मैम ने ये बोला कि अच्छा आपका जो एनजीओ है वो रजिस्टर्ड है, क्या उसकी ऑडिटिंग होती है, और ऑडिटिंग होती है तो कैसे ऑडिटिंग होती है, और ट्रांसपेरेंसी से संबंधित क्या क्या मेजर्स वो लेते हैं। तो ये पूछा था उन्होंने। फिर ये पूछा था कि क्या वो फॉरेन फंडिंग भी लेते हैं। तो मैंने मना कर दिया कि चूँकि नहीं लेता, तो मैंने मना कर दिया था। ठीक है, और फिर मैम ने बोला ठीक है, और मैंने मैम को थैंक यू बोला। फिर जो दूसरे मेंबर हैं, तो दूसरे मेंबर के पास मैम ने इशारा किया, अच्छा अब आप पूछिए। तो दूसरे जो मैम थे, जो मेंबर थे वो एक मैम थे। तो मैम ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। तो मैम ने सबसे पहले तो ये पूछा था कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, वो उससे उससे पूछा था, और फिर मैंने उसको डिफ़ाइन किया था। फिर मैम ने ये पूछा था कि क्या प्रेसिडेंट के भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं। तो मैंने हाँ बोला था, सीधी सी बात है। और इसके बाद मैम ने ये पूछा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो इससे रिलेटेड फिर मैंने बाद में हमारा डिस्कशन चलता रहा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफ़ाइन किया, फिर सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, इसके बारे में बताया, और फिर यहीं से चला था। फिर आगे फिर मैम ने पूछा था कि जो राइट टू स्लीप है वो आपके हिसाब से क्या है, फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो बता दिया। इसके अलावा तो सेकंड मेंबर ने मेरे से ये 5-6 क्वेश्चन ही पूछे थे। मतलब हर मेंबर करीब 5-6 क्वेश्चन ही पूछते हैं, और उसमें वो जानते हैं कि हाँ आपका ओपिनियन क्या है मेनली। और फिर जो मेंबर 3 थे, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि ऐसी कौन सी रिवर है जो नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर एक क्षेत्र से आती है और फिर नॉर्थ ईस्ट में एंटर होती हैं और फिर दूसरे कंट्री में निकल जाती है। तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र है। तो ये पूछा था। और फिर ये पूछा था कि ब्रह्मपुत्र को चीन में किस नाम से जानते हैं। फिर उसके अलावा जो उनका तीसरा क्वेश्चन था वो ये था कि हम हम आपत्ति क्यों क्यों जता रहे चीन से, इससे इससे संबंधित, ब्रह्मपुत्र से संबंधित।
ये पूछा था। फिर पूछा कि बांग्लादेश के साथ क्या डिस्प्यूट है, तो इस पे चला था। तो यानी कि जो मेंबर 3 थे तो उन्होंने में से जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है और वहाँ का जो ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन और ओपिनियन जाने थे, तो वो मैंने बता दिए थे। मेंबर 4 हैं, उन्होंने मुझसे मैथ से रिलेटेड सवाल पूछे थे। मैथ से रिलेटेड सबसे पहले उन्होंने एक तो ये पूछा था कि जीरो की खोज किसने की, तो इससे रिलेटेड जो भी थियरीज़ हैं वो मैंने सर को दिए थे, बताए थे, जो भी एविडेंसेस हैं वो दिए थे। और दूसरा उन्होंने ये पूछा था कि जो हमारे इंडियन जो नंबर सिस्टम है वो 100 के मल्टीपल्स में है, जैसे कि लाख है, और लाख को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो करोड़ बनेगा। तो ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो आप ये बताओ कि इसके आगे क्या आता है, मतलब करोड़ के आगे क्या आता है, मतलब यानी उनका कहने का मतलब था कि आप जवाब दो कि हाँ 100 करोड़ को क्या कहते हैं, फिर 100 करोड़ को जो कहते हैं उसको अगर हम और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं। तो उसका जवाब मैंने दे दिया था। और फिर सर ने जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है और फॉरेन नंबर सिस्टम है उनको कंपेयर कराया था कि हम फॉरेन में तो जैसे कि किलो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन यूज़ लेते हैं, और जबकि इंडिया में हम 100 के मल्टीपल में हम यूज़ में लेते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो इसका मुझे जवाब नहीं पता था, तो मैंने सीरियसली उनको मना कर दिया, क्लियर मना कर दिया। मैंने सोचा कि यार वाइल्ड गेस नहीं करना है, तो ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। और फिर उन्होंने एक केस स्टडी दिया था मेरे को, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था उनका जो इलीगल माइनिंग से रिलेटेड था। ये पूछा कि आप एक मान लो कि आप धनबाद में ही हो और एक कोई ट्रक है वो कोयले से भरा हुआ है, और वो जाता है ट्रक, और फिर जो चालक हैं वो क्या करते हैं कि कुछ कोयला निकाल लेते हैं और फिर उसकी जगह वो पानी डाल देते हैं और कोयलों को गीला कर देते हैं। तो आप इस समस्या से मतलब कैसे निपटेंगे, तो ये उन्होंने पूछा था। तो मतलब मैंने दे दिया था इसका जवाब। इतना सेटिस्फाइड तो नहीं किया लेकिन दे दिया था। हाँ, तो फिर मेंबर 4 ने मुझसे मोर और लेस यही पूछे थे। और जो मेंबर 5 हैं उन्होंने मुझसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे होंगे। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप ये बताओ कि जैसे कि जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, पठान मूवी में जो उनका गाना है बेशरम, क्या आप उससे अवेयर हो, तो उसका जवाब मैंने दे दिया था। और इसके अलावा उन्होंने ये पूछा था कि कुछ वेब सीरीज़ हैं, कुछ फिल्म्स हैं, वो क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करते हैं, तो आप कहाँ तक इससे सहमत हो। हाँ, तो फिर इसके ऊपर ये ओपिनियन बेस्ड सवाल था, तो वो मैंने दे दिया, उसका जवाब दे दिया था। तो यानी कि मोर और लेस इंटरव्यू के जो सारे क्वेश्चन थे वो लगभग इसी फील्ड से थे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मोर और लेस क्वेश्चन तो यही थे, जितना मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन तो उन्होंने यही पूछे, इन्हीं एरिया से पूछे थे। और भी अगर कुछ आपके डाउट्स होंगे तो वो मेरे को बता देना कमेंट्स में। हाँ, इससे पहले मैं कुछ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि स्पेशली मेरा जो इंटरव्यू हुआ है उसकी जो की फाइंडिंग्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले की फाइंडिंग्स है कि डेफ के भरोसे इतना नहीं रहना है। ये नहीं कि हाँ आपने डेफ प्रिपेयर कर लिया और मतलब सब कुछ प्रिपेयर हो गया, नहीं। इंटरव्यू सीधी सी बात है, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है, लेकिन पर्सनैलिटी का एक पार्ट कहीं ना कहीं नॉलेज भी होता है। तो हमको नॉलेज किस स्तर पे और पर्सनैलिटी किस स्तर पे, दोनों किस स्तर पे काम करना है। तो नॉलेज के स्तर पे आप सिर्फ डेफ के भरोसे नहीं रहेंगे, मतलब इसको ओनली सोर्स नहीं मानना है ना। तो चूंकि मेरा जो इंटरव्यू है जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ लगभग 25% या 20% डेफ पे चला है और बाकी सब अदर मैटर्स पे चला है, अदर जो भी करंट में इश्यूज़ चल रहे हैं उनके आसपास चला है, करंट या कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। और दूसरा ये मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर है ना उसके रेगुलर नोट्स बनाते रहें। जैसे कि आपका इंटरव्यू जब भी हो कोशिश करो कि 3 हफ्ते पहले से आप जो शॉर्ट नोट्स हैं ऐसा कुछ बनाते रहो, जिससे आपको क्विक रिवीजन हो जाए कि हाँ यार इस दिन ये न्यूज़ थी और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ये आप बना सकते हो। तीसरा ये है कि ओपिनियन बेस्ड जो सवाल है ना उनमें आप थोड़ा सोच के आंसर दें, थोड़ा लेट दें, 5 सेकंड 10 सेकंड सोच लें, टाइम मांग लो उनसे कि सर मैं थोड़ा सोचना चाहता हूँ, और तब आंसर दें। तब क्या आंसर में थोड़ी मेच्योरिटी लगेगी। और ओपिनियन बेस्ड सवालों में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए। आपने मान लो कोई ओपिनियन दिया
और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है तो आप वहीं से आपका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है लॉज के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है ना, तो आप अपने आंसर में उस चीज़ को भी ऐड कर दीजिए। मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर कोई सोशल इश्यूज़ है, मान लो हिजाब वगैरह के अगर ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है और उस पर नहीं, आपको नहीं पता कि हाँ स्टैंड क्या लेना है, तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो भी, कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो भी बोला है ना, तो आप उसको बोल दो कि हाँ चलो कि सर ये हो सकता है या ये हो सकता है, और अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए आप बाद में ये बोल सकते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी यही बोला है। हाँ, और चौथा ये कि आप इलॉजिकल कुछ भी मत बोलना है, फालतू नहीं कि हाँ आप सिर्फ बोले जा रहे हो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको बस आंसर देना है, तो नहीं, इलॉजिकली नहीं बोलना है। आपको लगता है कि आपका आंसर 2 लाइन या 3 लाइन में ख़त्म हो गया है तो वहीं पे एंड कर दो। और पांचवी बात यह है कि गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स है, उसको एकदम से मना नहीं करना है। आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ सुधार हो सकता है तो ये बोलो कि हाँ जी मैम इसमें कुछ सुधार हो सकता है, कुछ सुधार के स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं, ये चीज़ आप बोल सकते हो। ऐसे नहीं कि सरकार की ये स्कीम है एकदम ख़राब है, मतलब किसी काम की नहीं है स्कीम और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ। फॉर एग्जांपल मान लो कि पूछ ले कि डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल है या नहीं है, तो ये कभी नहीं बोलना कि डिमोनेटाइजेशन एकदम अनसक्सेसफुल है, नहीं, इसका सक्सेसफुल है, पार्शियली सक्सेसफुल है। और आप अपने फिर अगेंस्ट आपके जो भी फेवर में है वो आप बोल सकते हो कि हाँ मैम ये चीज़ें हैं। और पांचवा ये है कि आपका आंसर पूरा हो गया है और जो आगे से जो सर हैं वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो इसके बीच का जो टाइम होता है ना, ऐसा नहीं कि आप टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए आप खुद बोले जा रहे हो, नहीं, आपका आंसर हो गया, चुप हो जाओ, ठीक है। उस सिर्फ टाइम को फिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बोलना कंटिन्यू रखें, आप चुप हो जाओ, आपका आंसर हो गया, आप चुप हो जाओ। अब उनका टर्न है कि हाँ वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो 10 सेकंड 20 सेकंड ले सकते हैं, इतना आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी कुछ की फाइंडिंग्स थी है, और जो भी आपको लगे कि हाँ आपके कुछ पर्टिकुलर डाउट्स हो सकते हैं तो वो आप नीचे कमेंट में लिख देना। जितना हो सकेगा मैं उनका क्विक रेजोल्यूशन प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। और ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए।